नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने मादा शंकु या फीमेल कॉन या फीमेल स्ट्रोबिलस की संरचना को देखा था और साथ ही जो गुरु बीजाणु पर्ण थे उनकी संरचना की भी हमने स्टडी की थी। जब हम गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट नोट किया था वहाँ पर कि जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं वह एक कॉम्प्लेक्स प्रकार की या काफ़ी संयुक्त प्रकार की संरचना होती है। वह दो प्रकार के शल्क पर्णों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे एक तो सहपत्र शल्कता और एक बीजांडधर शल्कता। तो आज हम उस गुरु बीजाणु जो पर्ण थी उसकी संरचना थोड़ी बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। इसी कारण उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है या उसकी जो आकृतिक प्रकृति है वो काफ़ी विवादास्पद रही है। इसी कारण विभिन्न साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करके बीजांडधर शल्क की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बारे में कुछ मत रखे। उनके मत को हमें यहाँ पर देखना है। तो जो फर्स्ट मत दिया था या जो फर्स्ट विचारधारा या परिकल्पना दी थी वह दी थी सेज एंड आइटलर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो स्त्री शंकु होता है, स्त्री शंकु या फीमेल कोन, वह क्या है? ये सरल पुष्प होता है। स्त्री शंकु क्या है? एक सरल पुष्प है। जैसे हमने कल पिछले लेक्चर के दौरान जो स्त्री शंकु की एलेस बनाई थी उसमें क्या था? एक सेंट्रल एक्सिस था और इस सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर अनेक गुरु बीजाणु पर्ण सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थे। इनमें से जो आधारीय भाग था वो तो क्या था? सहपत्र शल्क था और सहपत्र शल्क के कक्ष में क्या था? बीजांडधर शल्क उपस्थित था। मतलब सहपत्र शल्क आधारीय भाग की ओर और इसके कक्ष में यहाँ पर क्या था? बीजांडधर शल्क उपस्थित था जिस पर बीजांड लगे हुए होते हैं। तो जो सेज एंड जो आइटलर नामक साइंटिस्ट है इन्होंने जो ये फीमेल कौन था या जो स्त्री शंकु था इसकी तुलना इससे की एक सरल पुष्प से की। या स्त्री शंकु को इन्होंने क्या कहा कि यह एक सरल पुष्प है और सरल पुष्प में जो इसका केंद्रीय अक्ष था या इसका जो सेंट्रल एक्सिस था इसको तो इन्होंने क्या माना? पुष्प व्रंत या थैलेमस, पुष्प व्रंत या पुष्पासन माना। और इस पुष्प व्रंत या पुष्पासन के ऊपर जो सहपत्र शल्क लगे हुए हैं इनकी तुलना इससे की इन्होंने इनकी तुलना की खुले हुए अंडकों से। खुले हुए अंडकों से या ओपन कार्पस। दोबारा से देखना, स्त्री शंकु को क्या माना इन्होंने? एक सरल पुष्प माना। और स्त्री शंकु का जो एक केंद्रीय अक्ष था या सेंट्रल एक्सिस था इसको क्या कहा इन्होंने? पुष्प व्रंत या पुष्पासन कहा। और पुष्प व्रंत के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? पुष्प लगा हुआ होता है। और पुष्प में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सहपत्र शल्क थे इसकी तुलना में खुले हुए अंडकों से की। सहपत्र जो शल्क है ये खुली हुई अंडकों के समान संरचना है तो इस पुष्प व्रंत के चारों ओर पाए जाते हैं। मतलब इस व्याख्या के अनुसार उसने क्या कहा कि जो स्त्री शंकु होता है यह एक सरल पुष्प होता है और सरल पुष्प में एक पुष्प व्रंत होता है जिसके चारों ओर खुले हुए अंडक पाए जाते हैं या सहपत्र शल्क होते हैं। इन सहपत्र शल्क के बीच के कक्ष में जो बीजांडधर शल्क है ये क्या है? बीजांडधर शल्क, जिसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? जो सहपत्र शल्क है
ये खुले हुए अंडकों के समान संरचना है और सहपत्र सल्क के बीच में जो बीजांडदार सल्क है यह एक अतिवृद्धि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है कि यह सहपत्र सल्क की क्या है, एक अतिवृद्धि है। इसके बाद आया शिल्डर। अब जो शिल्डर नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या बताया, शिल्डर के अनुसार जो बीजांडदार सल्क है वह क्या है, सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित एक बीजांडासन है। शिल्डर के अनुसार क्या है, जो बीजांडदार सल्क होता है, बीजांडदार सल्क कहाँ पर उपस्थित होता है, सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित होता है। तो शिल्डर ने बीजांडदार सल्क को सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित एक बीजांडासन माना। और बीजांडासन क्या होता है, बीजांड आसन मतलब वह आसन जिस पर क्या लगे हुए होते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं और इस बीजांडदार सल्क पर भी बीजांड लगे हुए होते हैं। इसी कारण इन्होंने सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित बीजांडदार सल्क को क्या माना, बीजांडासन माना। इसके बाद आए अलेक्जेंडर ब्राउन। अब जो अलेक्जेंडर ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यह बताया कि जो बीजांडदार सल्क है वह कक्षीय प्रोह की दो प्रथम पत्तियों के संलयन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। जैसे एक पत्ती तो यह है सहपत्र सल्क और दूसरी है बीजांडदार सल्क। तो उन्होंने बीजांडदार सल्क के बारे में क्या बताया कि जो बीजांडदार सल्क है वह कक्षीय प्रोह की, क्योंकि ये जो बीजांडदार सल्क है और सहपत्र सल्क है ये कहाँ पर लगे हुए हैं, कक्ष में लगे हुए हैं। तो कक्षीय प्रोह की प्रथम दो पत्तियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। कक्षीय प्रोह की प्रथम दो पत्तियों से मिलकर बनी हुई संरचना, मिलकर बनी हुई संरचना होती है। मतलब अलेक्जेंडर ब्राउन ने क्या कहा कि जो बीजांडदार सल्क है वह कक्षीय प्रोह की प्रथम दो पत्तियों के संयोजन से या उनके संलयन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। मतलब इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, दो पत्तियों के मिलने से हुआ है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, सहपत्र सल्क के कक्ष में पाई जाती है। बीजांडदार सल्क को उन्होंने दो पत्तियों से मिलकर बनी हुई संरचना कहा। इसके बाद आया वान टिंगम नामक साइंटिस्ट। अब जो वान टिंगम नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने सहपत्र जो सल्क थी उसे तो क्या माना, एक पत्ती नुमा संरचना माना। सहपत्र जो फलक है ये क्या है, एक पर्ण है और जिसके कक्ष में क्या है, एक पर्ण युक्त प्रोह है। सहपत्र सल्क के कक्ष में जो बीजांडदार सल्क है वो क्या है, एक पत्ती युक्त प्रोह है या एक पत्ती युक्त सूट है। इसने माना, वान टिंगम ने माना। वान टिंगम ने बीजांडदार सल्क के बारे में क्या कहा कि जो बीजांडदार सल्क होता है वह एक पत्ती युक्त प्रोह होता है जो कि सहपत्र सल्क के कक्ष में होता है। सहपत्र सल्क को इन्होंने क्या कहा, पर्ण के कक्ष में होता है। मतलब पर्ण के कक्ष में सहपत्र सल्क को तो इन्होंने पर्ण कर दिया, फिर कहा कि पर्ण के कक्ष में निर्मित एक पत्ती युक्त प्रोह होता है, कौन, बीजांडदार सल्क होता है। इसके बाद जो लास्ट साइंटिस्ट वो था क्लोरीन। अब जो क्लोरीन नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने जो स्त्री शंकु था उस स्त्री शंकु को पुष्प क्रम के समान, स्त्री शंकु की तुलना किसने की,
इन्होंने पुष्पक्रम से की। और पुष्पक्रम भी किसका? एंजियोस्पर्म पाथों के पुष्पक्रम से की। एंजियोस्पर्म पाथों में पुष्पक्रम कैसा होता है? इसमें क्या होता है? एक तो पुष्पावली वरंत होता है, और इस पुष्पावली वरंत पर क्या लगे हुए होते हैं? पुष्प वृंत की सहायता से अनेक पुष्प लगे हुए होते हैं। तो जिन्होंने क्या कहा कि स्त्री शंकु एक पुष्प एंजियोस्पर्म पाथों में पाए जाने वाले पुष्प क्रम के समान संरचना होती है। जैसे हमने कल स्त्री शंकु की संरचना पढ़ी थी, इसमें क्या था? एक सेंट्रल एक्सिस था और इसके चारों ओर अनेक बीजाणुखंड उपस्थित थे। ये सपत्रसल और इसके कक्ष में बीजांडदार सेल। यदि सपत्रसल किसके कक्ष में? बीजांडदार सेल। ऐसी संरचना हमने कल पढ़ी। तो इन्होंने जो पुष्प क्रम का, इस पुष्प क्रम में क्या होता है? एक पुष्पावली वृंत होता है। उसी के समान यहाँ पर जो स्त्री शंकु है, स्त्री शंकु की जो यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस है या केंद्रीय एक्सिस है, इसको क्या कहा इन्होंने? पुष्पावली वृंत कहा। और इस पुष्पावली वृंत के चारों ओर या सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर क्या लगे हुए हैं? सहपत्र सल्क लगे हुए हैं। इन सहपत्र सल्कों को इन्होंने वास्तव में क्या कहा? ये वास्तव में क्या है? सहपत्र है। सहपत्र सल्कों को क्या माना कि ये रियलिटी में क्या है? सहपत्र है। और जिनके कक्ष में क्या लगे हुए होते हैं? अल्प विकसित स्त्री पुष्प लगे हुए होते हैं। अल्प विकसित स्त्री पुष्प लगे हुए होते हैं। दोबारा से देखना, फ्लोरिन नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने स्त्री शंकु को क्या माना है? एंजियोस्पर्म पाथों में पाए जाने वाले पुष्पक्रम के समान संरचना माना। और पुष्पक्रम में आपको पता है क्या है? तो पुष्पावली वृंत होता है और पुष्पावली वृंत के चारों ओर या पुष्पावली वृंत पर पुष्प वृंत की सहायता से अनेक पुष्प लगे हुए होते हैं। ये पुष्प वृंत, और यहाँ पर क्या है? ये पुष्प है। और किस पर लगे हुए हैं? पुष्पावली वृंत पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल एक्सिस पाया जा रहा है, इसे तो इन्होंने क्या कहा कि ये सेंट्रल एक्सिस होता है, ये क्या होता है? एक पुष्पावली वृंत होता है। और पुष्पावली वृंत पर जो ये सहपत्र सल्क पाए जा रहे हैं, ये क्या होते हैं? वास्तव में सहपत्र होते हैं, जिनके कक्ष में क्या होता है? जो बीजांडदार सल्क होता है। इसी को क्या कहा इन्होंने? अल्प विकसित स्त्री पुष्प है। क्योंकि स्त्री पुष्प या फीमेल फ्लावर में भी क्या होता है? मादा जन्मांग पाए जाते हैं। और मादा जन्मांग के रूप में यहाँ पर क्या है? बीजांड उपस्थित है। और बीजांड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने बीजांडदार शंकु को क्या कहा है? अल्प विकसित स्त्री शंकु कहा। और इन्होंने सहपत्र सल्क तथा बीजांडदार सल्क के लिए एक संयुक्त शब्द बीज सल्क समिति, बीज सल्क समिति या सीड स्केल कॉम्प्लेक्स नामक शब्द का प्रयोग किया। जो यहाँ पर जो सहपत्र सल्क है और जो बीजांडदार सल्क है, इनके लिए इन्होंने एक संयुक्त शब्द का प्रयोग किया, जिसे क्या कहा जाता है? बीज सल्क समिति या सीड स्केल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिकों की अपनी विचारधाराएं थी या अपने मत थे, जो किसके पक्ष में थे या किसके बारे में थे? वह बीजांडदार सल्क की जो आकृति प्रकृति थी उसके बारे में कहा कि बीजांडदार सल्क की तुलना हम इससे कर सकते हैं या इसके समान संरचना होती है, या फिर किसी पुष्प के समान संरचना होती है, या मंडप के समान संरचना होती है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों के ये अपने अपने मत से। दोबारा से देखना, सेज एंड आइटरन के अनुसार क्या माना? जो स्त्री शंकु होता है वह एक सरल पुष्प होता है, और सरल पुष्प में या जो स्त्री शंकु में जो सहपत्र सल्क थे
उसे उन्होंने क्या कहा, यह एक खुले हुए अंडकों के समान संरचना होती है। और सहपत्र सल्क के कक्ष में जो बीजांडदर सल्क पाए जा रहे हैं, ये क्या है, एक अति वृद्धि के रूप में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये सेन एंड हाइगलर के अनुसार। इसके बाद सेल्डन ने क्या कहा कि जो बीजांडदर सल्क होते हैं, यह सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित एक बीजांडासन है, जिसके ऊपर बीजांड लगे हुए होते हैं। तो मतलब बीजांडासन के समान संरचना किसने कहा, सेल्डन ने कहा। इसके बाद जो अलेक्जेंडर ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या कहा कि जो बीजांडदर सल्क होता है, यह एक प्रोह के समान संरचना होती है, जिसका निर्माण दो पत्तियों से मिलकर होता है। मतलब जो दो पत्तियां मिलकर जिस संरचना का निर्माण करती है, उसे क्या कहा, बीजांडदर सल्क कहा। और दो पत्तियों के निर्माण के पश्चात इनकी जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। मतलब जो बीजांडदर सल्क होता है वह केवल दो पत्तियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, और दो पत्तियों के निर्माण के पश्चात वृद्धि रुक जाएगी। उसके बाद जो वान टिग्लम नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या कहा कि जो बीजांडदर सल्क होता है वह सहपत्र सल्क के कक्ष में उपस्थित एक पत्ती युक्त प्रोह है। सहपत्र सल्क को भी क्या माना इन्होंने, एक पत्ती माना। और उस पत्ती के कक्ष में जो बीजांडदर सल्क था वह एक पत्ती युक्त प्रोह है, और वो उस प्रोह का निर्माण होने के पश्चात उसकी वृद्धि रुक जाती है। ऐसा किसने कहा, वान टिग्लम ने कहा। उसके बाद जो क्लोरिन नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या कहा, तो स्त्री शंकु होता है, वह स्त्री शंकु क्या है, एंजियोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाले पुष्पक्रम के समान संरचना है। और स्त्री शंकु की जो केंद्रीय अक्ष थी, इसकी तुलना तो किसने की, उन्होंने पुष्पावली वृंत या पुष्पक्रम में जो पुष्पावली वृंत पाया जाता है उससे की। और इस पुष्पावली वृंत के चारों ओर या केंद्रीय अक्ष के चारों ओर जो सहपत्र सल्क पाए जा रहे हैं, इन्होंने इसे वास्तव में क्या कहा, यह वास्तव में सहपत्र होते हैं, जिनके कक्ष में एक अल्प विकसित स्त्री पुष्प लगा हुआ होता है। और इस स्त्री पुष्प में क्या बीजांडदर सल्क में बीजांड भी उपस्थित होते हैं, इसी कारण से स्त्री पुष्प कहा। और जो क्लोरिन नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने सहपत्र सल्क और बीजांडदर सल्क के लिए एक संयुक्त नाम दिया, जिसे क्या कहा जाता है, सीड स्केल कॉम्प्लेक्स या बीज सल्क समिक्स कहा जाता है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिकों की अपनी अपनी विचारधाराएं थी बीजांडदर सल्क के लिए या स्त्री शंकु के लिए। इसके बाद हम बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी संरचना को हम देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम फाइनस में बीजांड की संरचना। फाइनस में बीजांड की संरचना। अगर बीजांड की संरचना की बात करें तो फाइनस का जो बीजांड होता है वह कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है, इसका जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड काय होता है, और उसका जो बीजांड रंध्र होता है वह 180 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं। इसी कारण जो फाइनस का जो बीजांड होगा वो कैसा होगा, ऑर्थोट्रोपस नेचर का होगा। परंतु हमने तो कैसा पढ़ा था, जब हमने इसके बीजांडदर सल्क की संरचना पढ़ी थी, वहां पर हमने ऐसे बीजांड देखे थे, इनका जो बीजांड द्वार है वो नीचे की ओर उपस्थित होता है, परंतु बीजांड द्वार और बीजांड काय और इनका जो बीजांड रंध्र होता है वह ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। परंतु यहाँ से अगर देखें इधर का पोर्शन 180 डिग्री एंगल पर ही होता है। इसी कारण फाइनस के बीजांड को कैसा माना जाता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का माना जाता है। और इसमें हमें विभिन्न संरचनाएं देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट संरचनाएं यहाँ पर हमारी अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। अब जो ये अध्यावरण होता है
ये साइकस में के बीजांड में पाए जाने वाली अध्यावरण के समान यहाँ पर पाइलस में भी अध्यावरण पाया जाता है। अध्यावरण में भी यहाँ पर 3 परतें देखने को मिलेगी। एक तो है आउटर लेयर जो कि कैसी है, मांसल प्रकृति की है। उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है वो कैसी होती है, स्टोनी प्रकृति की या कठोर कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और उसके बाद जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे कहा जाता है इनर लेयर, जो भी मांसल प्रकृति की होती है। और ये तीनों ही परतें मिलकर किसका निर्माण करती है, इंटेगुमेंट का या अध्यावरण का निर्माण करती है। और ये अध्यावरण कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड के चारों ओर ही पाया जाता है, या बीजांड काय के चारों ओर ही पाया जाता है, केवल शीर्ष भाग को छोड़कर। तो पाइनस के बीजांड में जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल और बीजांड, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। और ये बीजांड द्वार किस ओर उपस्थित होता है तो हमने पढ़ा था, जो शंकु का जो सेंट्रल एक्सिस था, यहाँ पर जो बीजांड, यहाँ पर जो बीजांड दरअसल को उपस्थित था उस पर कैसे थे मतलब इनका माइक्रोपाइल किस ओर था, इसके एक्सिस की ओर या सेंट्रल एक्सिस की ओर उपस्थित था। तो जो बीजांड द्वार होते हैं वो किस ओर उपस्थित होते हैं, शंकु के केंद्रीय अक्ष की ओर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यावरण के बाद कौन सा वाला पोर्शन उपस्थित होता है, बीजांड काय उपस्थित होता है। अब जो ये बीजांड काय है ये कैसा है, पतली भित्ति युक्त या पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और इस बीजांड काय के आंतरिक भाग में क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट या मादा लिंगोद्भिद होता है, जिसका निर्माण बीजांड काय की कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, जो यहाँ पर जो बीजांड काय है और जो अध्यावरण है ये दोनों ही पृथक पृथक होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारी जगह पाई जाती है। परंतु जब बीजांड परिपक्व होता है उस दौरान जो आधारीय भाग का जो बीजांड काय है वह अध्यावरण से संयुक्त हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग का जो यहाँ पर जो ये कुछ जगह बच रही है, यहाँ का जो बीजांड काय है वह अध्यावरण से नहीं जुड़ता। इस कारण यहाँ पर एक जगह का निर्माण हो जाता है, जिस जगह को क्या कहा जाता है, पोलन चैम्बर या प्राग कोष्ठ कहा जाता है। और इस पोलन चैम्बर में कौन कहते हैं, तो पोलिनेशन की प्रोसेस के द्वारा जो परागकण आते हैं वो इस पोलन चैम्बर में ही आकर कहते हैं, और आगे का विकास इस पोलन चैम्बर में ही वह करते हैं। और यहाँ पर जो परागकण होते हैं उनके द्वारा अंकुरण के दौरान अनेक परागनलिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है। इसी कारण बीजांड की संरचना में हमें परागनलिका या पोलन ट्यूब भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके फीमेल गेमेटोफाइट की हम बात करते हैं, तो इसका फीमेल गेमेटोफाइट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट में हमें स्त्रीदानियां देखने को मिलेगी, क्योंकि कहाँ पर होगी, इसके स्त्रीदानी प्रकोष्ठ में उपस्थित होगी। और नीचे वाला पोर्शन ये क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश कहलाएगा, जिसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। मतलब ये कैसा होता है, अवृत प्रकृति का होता है। और फीमेल गेमेटोफाइट के बनने से जो इसका बीजांड काय है और यहाँ पर एक पतली परत के रूप में आ जाता है। ये कर लिए हमने इसके बीजांड काय की बात, और बीजांड काय के द्वारा जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाया गया था उसकी संरचना की बात। इसके बाद देखते हैं हम इसमें वेस्कुलर सप्लाई या संवहन आपूर्ति। अब जो पाइनस का जो बीजांड होता है उसमें जो संवहन आपूर्ति होती है वह कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। कैसी होगी, अल्प विकसित होगी, क्योंकि यहाँ पर एक या दो वेस्कुलर स्टेंगी इसके अंदर एंटर कर पाते हैं, जबकि जो साइटस था उसमें जो संवहन आपूर्ति थी वह काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार की थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी वेस्कुलर सप्लाई बीजांड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर काफी अल्प विकसित प्रकार की वेस्कुलर सप्लाई हमें देखने को मिलती है। तो ये थी बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना में बीजांड कैसा है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का है।
परंतु दिखाई कैसा देता है कि ये एनाट्रोपस प्रकार का क्योंकि ये थोड़ा उल्टा व्यवस्थित होता है। परंतु अगर हम देखें इसका जो बीजांड द्वार वाला पोर्शन है, बीजांड काय वाला पोर्शन है और इसका जो बीजांड अंत वाला पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 180 डिग्री एंगल पर उपस्थित होता है। इसी कारण इसके बीजांड को ऑर्थोट्रोपस प्रकार का माना जाता है। इसके बाद इसके विभिन्न पोर्शन की हम बात कर लें। इंटेगुमेंट बीजांड काय के चारों ओर यह पाया जाता है। इसमें 3 मांसल परतें पाई जाती है। तो आउटर लेयर, इसमें 3 परतें पाई जाती है। एक तो आउटर लेयर जो मांसल नेचर की होती है या मांसल प्रकृति की होती है। इसके बाद मिडिल लेयर जो कि स्टोनी प्रकृति की होती है और इसके बाद सबसे इनर लेयर जो कैसी होती है, मांसल प्रकृति की होती है। और ये तीनों ही परतें मिलकर इंटेगुमेंट का निर्माण करती है। जिस स्थान पर इंटेगुमेंट या अध्यावरण नहीं पाया जाता उसको क्या कहेंगे हम, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहेंगे। और यह माइक्रोपाइल शंकु में कहां की ओर उपस्थित होता है, शंकु के केंद्रीय अक्ष की ओर उपस्थित होता है। ये कर लिए हमने इंटेगुमेंट की बात। इसके बाद इसका बीजांड काय वाला पोर्शन है और बीजांड काय के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट वाला पोर्शन है। इसका बीजांड काय क्या है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना है। प्रारंभिक अवस्था में तो बीजांड काय अध्यावरण से पृथक रहता है, परंतु बाद में आधारीय भाग का जो बीजांड काय है वो अध्यावरण से जुड़ जाता है, परंतु ऊपरी भाग का जो बीजांड काय है वो अध्यावरण से नहीं जुड़ पाता। इस कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, इस वाली जगह पर कोलन चैम्बर या प्रकोष्ठ का निर्माण हो जाता है, जिसमें परागण के द्वारा आए हुए परागकण यहाँ पर टहलते हैं और आगे का विकास इसी कोलन चैम्बर में होता है। इसके बाद जो बीजांड काय की जो कोशिका होती है वही किसका निर्माण कर देती है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर देती है। फिर उस फीमेल गैमेटोफाइट की कुछ कोशिकाओं के द्वारा तो स्त्रीधानुओं का निर्माण किया जाएगा और कुछ कोशिकाएं भ्रूण कोश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह आधुनिक प्रकृति का होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट के बनने से जो बीजांड काय है ये एक पत्नी फलक के रूप में काम जाता है। ये करियर में बीजांड काय की बात। इसके बाद संवहन की बात करते हैं कैसी है, अल्प विकसित प्रकृति की है। ये थी बीजांड की संरचना। अब हम अगले लेक्चर के दौरान इसकी गैमेटोफाइट जनरेशन का हम अध्ययन करेंगे, जहां पर हम माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे और मेगास्पोर से क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार होता है ये हम समझेंगे। थैंक यू।